तो उसकी अभाव में लोगों ने पंचकर्म को चुना नहीं, की वजह से आयुर्वेद में जो तीव्रता होती है जिसकी वजह से तेज़ी से ठीक होते हैं वो चीज़ें नहीं हुई। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर से लोग पीड़ित होते हैं, वो सब वात रोगों के अंतर्गत ही आते हैं, तो बस्ती चिकित्सा उन रोगों में काम करती है। ऐसे एक पंचकर्म या 2 पंचकर्म एक पेशेंट को कराया जाता है। जैसा रोग होता है वैसे पंचकर्म निश्चित किए जाते हैं। चाहे आर्थराइटिस हो, कहा जाए तो जिंदगी भर दवाई खाते रहेंगे, आर्थराइटिस ठीक नहीं हो। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर चाहे डिस्क बल्ज हो, स्लिप डिस्क हो, कुछ भी हो, कभी 100% क्योर नहीं होता। सर्जरी कराने के बावजूद भी लोग जिंदगी भर पीड़ित रहते हैं। पित्तज विकार हो गए, जैसे हमारे एसिडिटी वगैरह हो गई, ये आज की डेट में 90% लोगों को एसिडिटी होती ही। ऐसे रोग जो होते हैं वो पंचकर्म से हमेशा के लिए समाप्त किए जा सकते हैं। दर्शकों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है सेहत सांची के कार्यक्रम में आपका। दर्शकों, पिछले कई एपिसोड्स में हम लोगों ने आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति के बारे में बात की और अलग अलग आयुर्वेद में जो अलग अलग पद्धतियां हैं चिकित्सा की, जैसे लिच थेरेपी जो जोंक से अपन थेरेपी करते हैं, इसके अलावा अग्निकर्म, इन सब पे बात किया और आपको ये भी बताया कि हम इनसे मतलब इन दोनों थेरेपीज़ को अपनाकर कौन कौन से ऐसे रोग हैं जिनको हम असाध्य समझते हैं या आम जीवन शैली में अपने ये रोग हो जाते हैं, इनका हम उपचार कर सकते हैं। आपको जैसे पता ही होगा कि आयुर्वेद जो है वो हमारी मानव सभ्यता आपकन के हैं, उसकी सबसे पुरानी चिकित्सा पद्धति है आयुर्वेद। लेकिन कतिपय कारणों से वो अभी लोगों का उतना भरोसा या कहें जानकारी का अभाव है लोगों में, वो आयुर्वेद को उतना अपना नहीं रहे हैं। जबकि ये आयुर्वेद में जो हमारे ग्रंथों में जो लिखा हुआ है उसको आधार बना के बहुत बड़े बड़े अनुसंधान हुए, बहुत रिसर्च हुई और एलोपैथी ने भी उसमें बहुत तरक्की करी। तो आज हम आपको मिलवाएंगे डॉक्टर अमित कुमार अवधिया जी से, जो पंचकर्म में अपने कहना चाहिए कि विशेषज्ञ हैं पंचकर्म पद्धति के। आपने आरोग्य धाम चित्रकूट से अपना बैचलर डिग्री लिया है और जो पीजी है इनका है वो आयुर्वेद शिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान जामनगर गुजरात, यहाँ से इन्होंने पीजी किया है। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर अमित आपका। नमस्कार। हमारे चैनल में। और मैं दर्शकों को ये बताना चाहूँगा कि डॉक्टर अमित कुमार अवधिया रीवा में ही अपनी एक क्लिनिक चलाते हैं, आत्रेय पंचकर्म आयुर्वेदिक एवं होम्योपैथी चिकित्सा केंद्र के नाम से, जो कि नेहरू नगर गेट के बगल से में ही स्थित है। आज हम डॉक्टर साहब से बात करेंगे पंचकर्म के बारे में। पंचकर्म क्या है, पंचकर्म से हम कौन कौन से ऐसे रोग हैं जिनको हम पंचकर्म चिकित्सा पद्धति अपनाकर ठीक कर सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहला मेरा सवाल है, जो ये आयुर्वेद जो चिकित्सा पद्धति है ये लोगों तक उतना अपनी पैठ क्यों नहीं बना पाई? उसके बहुत सारे कारण हैं। पहले के ज़माने में जब आयुर्वेद डॉक्टर्स के पास पेशेंट नहीं आते थे, तो मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ, हो सकता है गलत भी हो, तो क्या होता था कि हम लोग कह देते थे कि आयुर्वेद धीमा काम करता है और आयुर्वेद की औषधियाँ कभी ख़राब नहीं होती हैं। तो ये कुछ अपने आप को सेटिस्फाइड करने के लिए रहता था। तो पेशेंट आते, औषधियाँ काम करती या नहीं करती, उसकी वजह से पेशेंट का थोड़ा बहुत फेथ दबता चला गया। आयुर्वेद काम करता है, जो लोग प्रयोग करते हैं वो स्वस्थ भी रहते हैं। लेकिन पहले से ये जो अवधारणा बनती चली आई आयुर्वेद धीमा काम करता है, वो सबसे गलत चीज़ें थी जो आयुर्वेद को पीछे करने में रहीं। क्योंकि हम पंचकर्म को रिप्रेजेंट नहीं कर पाते हैं, उसके लिए एक प्रॉपर सेटअप चाहिए होता है और हमारे पास अनुभव होना चाहिए कि हम किसी भी पेशेंट को पंचकर्म में करा सकते हैं या नहीं करा सकते हैं जी। ठीक है। तो उसकी अभाव में लोगों ने पंचकर्म को चुना नहीं, जिसकी वजह से आयुर्वेद में जो तीव्रता होती है जिसकी वजह से जल्दी पेशेंट बहुत तेज़ी से ठीक होते हैं, वो चीज़ें नहीं हुई। और कहीं ना कहीं ये भी एक कारण रहा आयुर्वेद के पीछे रहने का। अच्छा,
तो जैसे दर्शकों को मैं ये बताना चाहूँगा कि ये एक आम अवधारणा है कि आयुर्वेद जो है और होम्योपैथी दोनों ही थोड़ा सा देर से असर करते हैं और इनकी जो चिकित्सा पद्धति है वो बहुत स्लो है। तो इस वजह से डॉक्टर साहब का कहना है कि आयुर्वेद के प्रति उतना विश्वास लोगों में नहीं पनपा। लेकिन वहीं उसका एक दूसरा एस्पेक्ट भी है कि आयुर्वेद और होम्योपैथी दोनों एक ऐसी चिकित्सा पद्धति हैं जो आपके रोगों को जड़ से ठीक करती हैं। बाकी मतलब ऐसा नहीं है कि आपका को दर्द हो रहा है तो आज दबा देगी, कल से फिर वो दर्द उभर आएगा। ये दोनों पद्धतियां ऐसी हैं जो प्राचीन पद्धतियां हैं, और होम्योपैथी जहाँ तक यूनानी पद्धति है। नहीं, होम्योपैथी अलग ही पद्धति है। होम्योपैथी अच्छा जी। तो लेकिन ये जड़ से रोग को ठीक करती हैं। तो हम डॉक्टर साहब से अगला सवाल पे आते हैं। डॉक्टर साहब, पंचकर्म के बारे में हम सब ने सुना है, बहुत पढ़ते भी रहते हैं, सुन, पर ये एक्चुअली है क्या, ये कैसे अपन करते हैं और रोगों पे ये कैसे काम करता है? देखिए, पंचकर्म में मुख्य रूप से 5 प्रोसीजर होते हैं जो अलग अलग तरीके से अलग अलग दोषों को निकालने का कार्य करते हैं। दोषों को निकालने मतलब डिटॉक्सिफाई। जब तक हमारे शरीर में दोष नहीं आएंगे तब तक हम बीमार नहीं हो सकते, और हम तब ज़्यादा बीमार होते हैं जब दोष बहुत ज़्यादा शरीर में घर बना लेते हैं। तो उनको निकालने के उपाय, आयुर्वेद में 2 चिकित्सा पद्धति होती है, एक शमन और एक शोधन। शमन मतलब हम औषधियों को दें तो दोषों को दबा दें, मतलब बढ़े हुए जो दोष हैं उनको दबा दें, और शोधन मतलब जो बढ़े हुए दोष हैं उनको निकाल के बाहर फेंक दें, शुद्ध कर दे। तो पंचकर्म चिकित्सा के द्वारा हम उन बढ़े हुए दोषों को शरीर से निकाल के बाहर फेंकते हैं। इसमें 5 प्रोसीजर्स होते हैं। एक होता है वमन, मतलब उल्टी कराना, जो मुख्य रूप से कफ दोष के लिए होता है। फिर होता है विरेचन। विरेचन मतलब एक तरह से लूज मोशन थेरेपी, परगेशन थेरेपी होती है, जिसमें हम पित्त विकारों की चिकित्सा करते हैं। तीसरा होता है बस्ती चिकित्सा। बस्ती मतलब एनीमा थेरेपी होती है, जो वात रोगों के लिए होता है। जो हम आज देख रहे हैं, सबसे ज़्यादा जो रोगी होते हैं वात रोगी होते हैं, बचपन से लेकर बड़े तक। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर से लोग पीड़ित होते हैं, वो सब वात रोगों के अंतर्गत ही आते हैं। तो बस्ती चिकित्सा उन रोगों में काम करती है। फिर आती है नस्य। नस्य मतलब नेजल ड्रॉप। नेजल ड्रॉप मतलब हमारा ब्रेन का जितने भी रोग होते हैं वो नस्य से ठीक होते हैं, बस औषधियों को अलग अलग तरीके से प्रयोग करना होता है। बाद में आता है रक्त मोक्षण। रक्त मोक्षण, ये जैसे सर ने बताया कि पिछले सेशन में बात किया, उस समय सर्जरी के डिपार्टमेंट था, तो सर्जरी के डिपार्टमेंट में भी आता है रक्त मोक्षण, और पंचकर्म में भी रक्त मोक्षण आता है, क्योंकि हम वहाँ पे दूषित रक्त को बाहर निकाल के फेंकते हैं पंचकर्म में। तो वो भी आप लीच थेरेपी से ही करते हैं? लीच थेरेपी से ही कई विधाएं होती हैं। लीच थेरेपी होता है, निडलिंग होती है, मतलब सुई से भी निकालते हैं, कट लगा के भी निकालते हैं, खरोच के भी वहाँ से ब्लीडिंग करके निकालते हैं। कई सारी विधाएं होती हैं, अलग अलग रोगों में अलग अलग तरह का काम करता होगा। तो पंचकर्म में मुख्य तौर पे ये 5 चीज़ें आप करते हैं, तो ये पंचकर्म कहलाता है। पंचकर्म का हर रोग, ऐसा नहीं है कि पंचकर्म कराने का मतलब कि सारे कर्म एक साथ कराए जाएं। अच्छा। हर रोग के हिसाब से अलग पंचकर्म निश्चित किया जाता है। अच्छा। मतलब जरूरी नहीं कि कोई व्यक्ति अगर हमारे केंद्र पे आया तो हम उसको सारे पंचकर्म कराएं। अगर वो कमर दर्द से पीड़ित है तो हो सकता है मैं केवल बस्ती चिकित्सा कराऊं। अच्छा। कोई सिर दर्द से पीड़ित है तो केवल नस्य कराऊं। कोई कफज विकार या जैसे अस्थमा वगैरह से पीड़ित है तो मैं उससे वमन कराऊं। तो ऐसे एक पंचकर्म या 2 पंचकर्म एक पेशेंट को कराया जाता है। जैसा रोग होता है वैसे पंचकर्म निश्चित किए जाते हैं। अच्छा, आम अवधारणा ये रहती है लोगों में कि उसमें कुछ मालिश टाइप का कुछ होता है, ऐसा कुछ तो नहीं है ना? मालिश होता है, वो पंचकर्म के कुछ कहा जाता है स्टेप के रूप में होता है। अच्छा। लेकिन जो पंचकर्म होता है उसमें उल्टी कराना, दस्त कराना, एनीमा लगाना, नेजल ड्रॉप देना और ब्लड लेटिंग कराना, मतलब रक्त मोक्षण कराना ही होता है। उसके पूर्व कर्म मतलब कि किसी भी पंचकर्म के पहले मालिश से कराना, घी पिलाना, औषधियाँ खिलाना, ये पूर्व कर्म में आते हैं। पूर्व कर्म आ गए। अच्छा। मतलब जिससे हमें उस जो चिकित्सा कर रहे हैं उसमें सहायता मिल सके, इसलिए अभ्यंग स्वेदन वगैरह कराया जाता है। अच्छा अच्छा जी। अच्छा, एक जैसे पंचकर्म से बात करें अपन, कि जो मैंने पहले भी कहा कि
लोगों में उतना विश्वास नहीं पनप रहा है कि जो गंभीर रोग होते हैं उनकी चिकित्सा हम आयुर्वेद से करके और उनको साध सकते हैं। तो ऐसे कौन से रोग हैं जिनमें पंचकर्म प्रमुख रूप से आप इस्तेमाल करते हैं? देखिए, सबसे पहले तो अभी मैंने कुछ देर पहले ही बोला वात रोग। वात रोगों में तो पंचकर्म, देखिए चाहे आर्थराइटिस हो, कहा जाए तो ज़िंदगी भर दवाई खाते रहेंगे, आर्थराइटिस ठीक नहीं होता। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, चाहे डिस्क बल्ज हो, स्लिप डिस्क हो, कुछ भी हो, कभी 100% क्योर नहीं होता। सर्जरी कराने के बावजूद भी लोग ज़िंदगी भर पीड़ित रहते हैं। ठीक है। और पित्तज विकार हो गए, जैसे हमारे एसिडिटी वगैरह हो गई, ये आज की डेट में 90% लोगों को एसिडिटी होती ही है। ठीक है। ऐसे रोग जो होते हैं वो पंचकर्म से हमेशा के लिए समाप्त किए जा सकते हैं। और हम जो आपने कहा ना क्यों लोग करा नहीं पाते हैं, वो कारण ये होता है कि इसमें समय देना पड़ता है। हर एक पंचकर्म की अपनी एक समय अवधि है। कुछ पंचकर्म जैसे नश्य हो गया, वो 7 दिन की समय अवधि तक चलती है। विरेचन और वमन हो गया, ये 15 से 16 दिन 17 दिन तक में कंप्लीट होती है। बस्ती चिकित्सा जो है उसमें 3 शेड्यूल होते हैं, 8 दिन का, 16 दिन का, या 15 दिन का, या 30 दिन का। ऐसे 3 शेड्यूल होते हैं। तो उतना समय हमें देना पड़ता है प्रतिदिन, जो लोग नहीं दे पाते हैं। अच्छा, तो और एलोपैथी में आप गोली खाओ और सब तो यही चाहते हैं ना कि हम तुरंत दवाई खाएं और ठीक हो जाए, हाँ। हमें समय नहीं देना पड़े। हाँ। ये होता है। तो मतलब मुख्य रूप से आर्थराइटिस हो गया, जैसे आपने बोला, और कौन से रोग हैं? आम जीवन शैली जो अपनी आजकल खराब हो गई है, उसके चलते कुछ ऐसे रोग लोगों को आमतौर पे पकड़ लेते हैं। देखिए, मैं कुछ प्रोफेशन डिवाइड करता हूँ। जैसे आज डेट में हम लोग मोबाइल का यूज़ ज़्यादा कर रहे हैं, तो हर दूसरे घर या हर घर में हर दूसरे व्यक्ति को सिर दर्द होता है जी। ठीक है। ज़िंदगी भर पैरासीटामोल खा लेंगे या कोई भी सेरेडॉन वगैरह की टैबलेट खा लेंगे और ज़िंदगी बिताएंगे। आप भी अपने घर में पूछें, कोई ना कोई इन रोगों से पीड़ित होगा ही होगा, और कई सालों से दवाई खाते आए हैं। तो वो भी पंचकर्म से ठीक होते हैं और बहुत आसानी से हफ्ते 2 हफ्ते में ठीक हो जाते हैं। ठीक है। इसके बाद महिलाएं, ख़ास तौर से आज की एक यंग जनरेशन की बात करें तो कॉन्स्टिपेशन इतना कॉमन है महिलाओं में। लड़कियों में जंक फूड खाते हैं और उनका कॉन्स्टिपेशन रेज रहता है और वो शर्म के मारे बता भी नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से समझिए महिलाओं में इरेगुलर मेंसेस होना, पीसीओडी होना, बच्चेदानी में प्रॉब्लम होना, सिस्ट होना, ब्लड क्या कहते हैं यूटीआई इन्फेक्शन होना, ये सब रोग एक साथ आते हैं। और सबसे बड़ा कि हम लोग आज की डेट में जो काम करते हैं एक जगह बैठ के कंप्यूटर वर्क करते हैं, तो स्पाइन का रोग आज की डेट में मेरे सेंटर में तो सबसे ज़्यादा हमें स्पाइन के रोगी ही मिलते हैं। और ऐसे ऐसे रोगी जो मतलब जिनको डॉक्टर ने कह दिया है कि अब सर्जरी ही करानी पड़ेगी, उन सब का इलाज पंचकर्म से 100%, लगभग 100% मिल जाता है। अच्छा जी। और एक कुछ रोग होते हैं जैसे डायबिटीज़ है जी, या किडनी संबंधी या पथरी से संबंधित रोग आजकल, गॉल ब्लैडर में स्टोन है, किडनी में स्टोन है, इस तरह की जो चीज़ें हैं, कुछ लोग कहते हैं कि स्टोन निकल जाता है, कुछ कहते हैं कि नहीं, स्टोन निकलता ही नहीं है कभी भी। किसने कहा? बहुत, मैं तो जहाँ तक अभी रिसेंटली मैं बताऊँ, अभी कुछ दिन पहले एक लड़का आया, उसके 9 mm का स्टोन था गॉल ब्लैडर में या यूरिन ट्रैक्ट में। अच्छा, यूरिन ठीक है, किडनी से जस्ट बाहर था जी। उसको मैंने 1 दिन की ही दवाई दी। दूसरे दिन बोला सर मैं यूरिन कर रहा था तो बेसिन में टक से गिरा। मतलब आराम से निकल जाता है, बस हमको ट्रैक को स्मूथ करना होता है और अपनी औषधियों का प्रयोग करना रहता है। अच्छा, बहुत आसान है। और डायबिटीज़ का देखिए, डायबिटीज़ एक हम लोगों की लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर है। तो डायबिटीज़ ठीक करना है तो आयुर्वेद का सहारा लीजिए, लेकिन कहीं ना कहीं आपको स्वयं को नियमित करना पड़ेगा, अपनी लाइफ स्टाइल को नियमित करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आयुर्वेद हो या एलोपैथ हो या कोई भी चिकित्सा पद्धति हो, डायबिटीज़ को कंट्रोल कर सकती है, लेकिन ठीक होना आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप यदि ठीक रहेंगे जी तो डायबिटीज़ कभी नहीं होगी।
मतलब आपका जो जीवन शैली है वो उसको जीवन ठीक चक्र करना आपका नियमित होना चाहिए। करना ही पड़ेगा जी। हम करते हैं, बहुत लोग करते हैं, लेकिन वही चीज़ हम लोग पहले से कर लें तो ज़्यादा अच्छा है। बाद में पता चलता है कि हम डायबिटीज़ खूब हो गई है, फिर खूब वॉक कर रहे हैं, खूब दौड़ रहे हैं, खूब जूस पी रहे हैं, तो हमको इन सब चीज़ों को पहले से दिनचर्या में लानी चाहिए, तो शायद हम इन लोगों से कभी पीड़ित ही ना हो। अच्छा, एक और कॉमन बीमारी है थायराइड की। जी, ये भी कहते हैं कि जीवन शैली से या हार्मोनल डिसबैलेंस बिल्कुल होता है। सही बात है। तो और इसके कारण जैसे थायराइड है, फिर थायराइड के साथ यदि किसी को डायबिटीज़ है तो उसको कहीं ना कहीं आगे चल के हार्ट संबंधी भी प्रॉब्लम हो जाती है। जी बिल्कुल। तो ये इसके बारे में क्या आपका कहना है कि थायराइड को हम कंट्रोल कर सकते हैं क्या? देखिए, पहले थायराइड के बारे में छोटा सा डाटा देता हूँ। जी जो सबसे ज़्यादा पेशेंट है थायराइड को महिलाएं हैं। जी। ये हम आप सब मानते हैं, और क्योंकि ये है भी। ऐसा क्यों? क्योंकि महिलाओं के अंदर ना मानसिक रूप से चिंताएं ज़्यादा होती हैं। वो घर की चिंता, बच्चों की चिंता, फैमिली की चिंता, सब की चिंता करती हैं, और इस वजह से एक हार्मोनल डिसबैलेंस, मतलब मेंटल टेंशन की वजह से, चूँकि हमारा ब्रेन ही हर एक ग्रंथि के सिक्रीशन के लिए जिम्मेदार होता है, और थायराइड उनमें से एक होता है। तो उन महिलाओं को वो बीमारी होने का कारण केवल ये है कि मानसिक चिंता। अगर कोई भी ऐसी महिला जो कभी चिंता नहीं करती, उसको शायद ही आपने सुना होगा कि थायराइड हुआ हो। और जितने पुरुष होते हैं, जो मेरा आज तक का ऑब्जर्वेशन है कि जो भी पुरुष वर्ग है, अगर उनको थायराइड हुआ तो उनसे आप हिस्ट्री में पूछेंगे तो चिंता उनकी हिस्ट्री में होगा ही होगा। क्योंकि जब तक हमारा ब्रेन परेशान नहीं होगा, शरीर का कोई भी अंग परेशान नहीं होगा। तो थायराइड का मेन मुख्य रूप से कारण जो होता है हमारी मानसिक अवस्थाएं। अगर हमारी मानसिक अवस्था अच्छी है तो कभी भी थायराइड नहीं हो सकता। तो ये भी आयुर्वेद से कंट्रोल हो सकता है क्या? बिल्कुल होता है। हमारे यहाँ पे हम लोग नस्य चिकित्सा भी करते हैं। पहले तो हम नस्य चिकित्सा ही करते हैं, जिससे कि हमारा ब्रेन रिलैक्स हो, और उसके बाद ऑब्जर्वेशन पीरियड में रखते हैं पेशेंट को। और थोड़ा बहुत जिसका बहुत ज़्यादा बढ़ा होता है थायराइड, या थायराइड बढ़ने की वजह से वेट वगैरह बढ़ गए हैं और बहुत सारे प्रॉब्लम हो गए, उनमें वमन चिकित्सा कराते हैं, जिससे हमारा थायराइड एक्टिवेट हो। तो ये वमन से और नशे से ठीक हो सकता है। अच्छा। और बाकी अपना दिनचर्या तो सही करना है, मानसिक अवस्थाओं को अच्छा रखना वो है। सभी रोगों के लिए है। वो सब के लिए, सब आयुर्वेद में कहा गया है सावानम सर्व रोगेषु निदानम परिवर्जनम, मतलब सभी रोगों के लिए निदान, मतलब वो कारण जिनकी वजह से वो रोग हो उनको हटाना, उनको हटा देना ही चिकित्सा कहलाती है, पहली चिकित्सा कहलाती है। तो चाहे डायबिटीज़ हो, चाहे थायराइड हो, चाहे जो रोग हो, सब के लिए पहला है कि आप उन कारणों को हटाइए जिनकी वजह से वो रोग हो रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, कहीं मैंने कई जगह सुना कि लकवे जैसी गंभीर बीमारी भी पंचकर्म से लोगों ने ठीक की है। बिल्कुल ठीक होती है। तो ऐसा संभव है कि हम कैसे, लकवा यदि किसी को मारता है या किसी को हेमरेज हो जाता है तो उस सूरत में कैसे पंचकर्म से उसको सही कर सकते हैं? ये थोड़ा डिस्प्यूट पॉइंट है। अच्छा। मॉडर्न जो साइंस है वो ये नहीं मानता है कि न्यूरॉन्स रिपेयर होते हैं। अच्छा। ठीक है। और लकवा हो या फिर हेमरेज हो, उनमें ब्रेन में इंजरी होती है छोटी सी, चाहे वो प्रेशर की वजह से चाहे ब्लीडिंग की वजह से हो। तो वो जो इंजरी होती है उसको लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं। मानते सब हैं कि हाँ वो अपने आप धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, रिकवर हो जाएंगे, लेकिन वो अगर कहने को बोले तो न्यूरॉन्स रिपेयर नहीं होते, ऐसा बोला जाता है। लेकिन हमने कई केसेस ऐसे ठीक किए जिनमें ब्रेन के कई पार्ट गायब हुए हैं। मतलब एक हमारा केस था, एक बच्चा तो छत से गिरा था, तो उसके सर में यहाँ पे सरिया चली गई थी, तो उसका उतना पार्ट काट के निकाल दिया गया था। जब हमारे पास आया तो पैरालाइज कंडीशन में था। वो केस हमारे सीनियर मैडम ने देखा था, लेकिन 5 से 6 महीने के अंदर उसका हम लोगों ने पंचकर्म ट्रीटमेंट करते करते वो मतलब फुल बेड रिडन था। उसकी माँ उसको गोद में लेके आती थी, मतलब 15-16 साल का लड़का था, फिर भी उसकी माँ उसको गोद में लेके आती थी। लेकिन 6-7 महीने के बाद वो लड़का खुद चल रहा, बात कर रहा। तो ये एक सीधी सी प्रमाण है कि ब्रेन रिपेयर होते हैं। लकवा हो चाहे जैसे बीमारी हो, ब्रेन नर्व सेल्स रिपेयर होते हैं।
और लकवा जैसी बीमारी बड़े आसानी से ठीक होते हैं। हमारे यहाँ आइए, आप मिलाएंगे हम लोगों से जो अच्छा। ठीक हुए हैं। अच्छा। बिल्कुल मिलाएंगे। और आपसे, जैसे आप काफ़ी समय से इस फील्ड में हैं, काम कर रहे हैं, कुछ ऐसा वाकया या कोई ऐसे रोग, जैसे आपने भी लड़के का, बच्चे का बताया, ऐसा कोई और वाकया आपको ध्यान हो या ऐसा कोई और रोग ध्यान हो जो पंचकर्म से या आपकी चिकित्सा से ठीक हुआ हो? मैं एक मतलब बड़ी बीमारी की बात कर रहा हूँ, छोटी बीमारी नहीं है। मेरा जो पीजी था उसमें हम लोगों मेरा टॉपिक था कैंसर, जीआई ट्रैक, मतलब मुख से लेकर के मलद्वार तक का कैंसर का था। तो उस टाइम पे हम लोग की छुट्टी लगने वाली थी, मतलब 2-3 दिन बाद हम लोग को वेकेशन स्टार्ट हो रहा था। तो एक पेशेंट आया, तो वो पेशेंट के मुंह का छाला था और उसको डॉक्टर ने क्रेटिनाइजिंग कार्सिनोमा बोल के रखा था कि वो 2 साल से ठीक नहीं हो रहा था। तो हमने अपनी सुविधा अनुसार उसको इतना कहा, एक काम करो, ये घी ले जाओ, इसका कुल्ला करो, और जब मैं वेकेशन के बाद लौटूंगा तो आप आ जाना, तो फिर अपन इसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे। जब मैं वैकेशन से लौट के आया, वो पेशेंट आया तो उसने कहा मेरा तो घाव भर गया। मतलब जिसको डॉक्टर ने घोषित करके रखा है कि क्रेटिनाइजिंग कैंसर है, और वो केवल एक घी के कुल्ला करने से ठीक हो गया। गाय का घी औषधि घृत था। अच्छा, औषधि, ठीक है, औषध सिद्ध घृत था, और उसके प्रयोग से ठीक हो गया। मुझको खुद में थोड़ा सा ये हुआ कि यार मेरा एक केस चला गया, लेकिन खुशी इस बात की थी कि ऐसा रोग इतनी आसानी से ठीक हो गया। हमारे पास बहुत सारे ऐसे पेशेंट आते हैं। अरे एक और केस बताऊंगा। एक पेशेंट है, अपने आसपास के नाम नहीं लूँगा, वो एसिडिटी से परेशान थे, और डॉक्टरों ने बोला कि आपके हार्ट में सूजन है, आपको हार्ट अटैक की बार बार वो आ रहे हैं। वो बहुत जगह दिखाया, नागपुर वागपुर सब जगह गया, घूम फिर के आया। मैंने केवल उसका एक विरेचन किया उस पेशेंट का, और कुछ एसिडिटी की औषधियाँ दी। आज की डेट में वो बोलता है कि हम फालतू में इतना जगह घूम रहे थे, हमको डॉक्टर ने क्या क्या बोल दिया, हम तो ऑपरेशन कराने चल दिए थे हार्ट का, और सिंपल से एसिडिटी निकला। खैर ये तो बात सही है, जब हम लोग छोटे थे तो हम लोगों को शायद ही याद होगा कि हम लोगों ने कभी मतलब अस्पताल का रुख किया छोटी मोटी बीमारियों को लेके। तो कुछ वैद्य लोग ऐसे हुआ करते थे, एक वैद्य थे अनसुईया प्रसाद जी वैद्य, यहाँ पे बहुत नाम था उनका। तो वो तो नाड़ी देखते थे और रोग समझ जाते थे, बुखार समझ जाते थे। सही बात है। तो चिकित्सकी अपनी जो प्राचीन चिकित्सा पद्धति है, इसमें दम तो था, तब लोग समझ जाते थे सब कुछ। और देखिए नाड़ी देख के वो अंदर के पूरे शरीर का, मैं थोड़ा डिस्प्यूट हो जाएगा। हम लोगों की चिकित्सकों की ना मनोदशा भी अच्छी होनी जरूरी है। बिल्कुल ठीक बात। आज के डेट में सभी चिकित्सकों से भी अनुरोध है कि लोगों को स्वस्थ है तो स्वस्थ बने रहने दीजिए। बहुत बड़ी बात कह दी आपने। व्यर्थ में अपने लालच में उनको बीमार घोषित ना करें। हमारे यहाँ पेशेंट आते हैं, अभी हमने कैंप किया था 10-15 दिन पहले, बहुत सारे रोगी आए, उनमें कुछ स्वस्थ थे, तो मैंने उनको स्वस्थ का सर्टिफिकेट दिया केवल कि आप स्वस्थ हो, मत परेशान हो, जो कर रहे हैं बढ़िया कर रहे हैं। छोटी मोटी व्याधियां होना कोई बड़ी बात नहीं, स्वाभाविक है, मौसम की वजह से हो जाता है, कई बार उम्र का भी, ठीक है, उम्र का भी हो जाता है, लेकिन बिना मतलब के उनको बीमार करना, डराना, ये बंद करें। हम लोग, हम नहीं, दुनिया में बहुत सारे पेशेंट हैं जो इन सब चीज़ों से परेशान हैं। डिस्कस करने बैठूंगा तो मेरे 10-12 साल के अनुभव में बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो इन सब चीज़ों के शिकार हुए हैं। डॉक्टर साहब, अंत में एक चीज़ जो सब लोग जानना चाहेंगे, मुझे ऐसा लगता है दर्शक, कि आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति और विशेष तौर पे पंचकर्म, ये आदमी की जेब पर कितना प्रभाव डालती है? आप एक चीज़ बताइएगा मुझको कि एक स्पाइन सर्जरी का खर्चा कितना होता है? मुझे नहीं मालूम। 3 से 4 लाख रुपए खर्च, और 4 से 5 महीना बेड। हाँ, मतलब यदि सबसे किसी बड़ा बहुत अच्छे खर्चा तो अस्पताल बेड पे पड़े रहने का पड़े होता है। रहने का है, मूल्य तो जो है तो है, मानसिक रूप से आदमी ठीक है। थक जाता है।
आयुर्वेद का खर्चा बहुत कम है इससे। मतलब इसका 1/10वां भाग कर देंगे ना तो भी इतना खर्चा नहीं आएगा। कुछ है, देखिए हम लोगों को एक स्टैंडर्ड मेंटेन करने में बहुत सारे खर्चे लगते हैं, वो आप लोगों के लिए ही होते हैं कि अगर हम साफ़ सफाई सही से रखेंगे, सारी औषधियाँ सही मेंटेन रखेंगे तो उनका खर्च आता है, तो थोड़ा कॉस्ट होता है। मतलब एक पंचकर्म का 2,500 रुपये से लेकर के 30,000 रुपये तक का खर्चा है। 40,000 भी होता है एक महीने का खर्चा, इससे ज़्यादा नहीं। तो साधारण तौर पे 1 महीना बहुत हो जाता है, यदि बहुत बड़ा ऐसा रोग नहीं, बड़ा रोग होता है तब 1 महीने तक जाता है, अन्यथा नहीं। तो 10-15 दिन में ही आदमी ठीक हो जाता है। हमारे पास कई पेशेंट आते हैं, बोलते सर मैं दे दे के बर्बाद हो गया, ज़मीन बेच दिया, लेकिन आयुर्वेद में आया हूँ सर, कुछ ऐसा सस्ती सी दवाई लिख दीजिए। मैं तो एक ही चीज़ कहता हूँ, आपको ठीक होना है तो ठीक होने के लिए आइए। सस्ते महंगे का मुझे नहीं पता, मैं केवल ठीक करने पे विश्वास रखता हूँ। इतना तो विश्वास कर सकता हूँ, मतलब विश्वास दिला सकता हूँ कि आपका खर्चा इतना नहीं होगा जितना आज तक आपने कहा। क्योंकि आज के दौर पे जो इलाज पे लोगों का बहुत खर्च हो रहा है, बहुत बड़ा पार्ट है। और लोग डरते ही हैं कि बीमार हम इसलिए ना पड़े, वो शरीर का तो जो नुकसान होता है उनका धन का बहुत चलिए नुकसान मैं होता है। लोगों को खर्च बचा देता हूँ। हाँ। हम लोग की एक पुरानी पता आप लोगों ने भी शायद अपनाई होगी, बचपन में जब आप नहाते थे तो नहाने से पहले तेल मालिश करते थे। आज करते हैं क्या? हाँ, नहीं करते हैं। क्यों? हम लोग थोड़ा सा तेल और थोड़ा समय बचा लेते हैं और 100 बीमारियों को बुलाते हैं। हम अपने शरीर को थोड़ा सा तेल मालिश करें, नियमित दिनचर्या के रूप में तेल मालिश करें। एक अणु तेल आता है, आप नाक में 2-2 ड्रॉप डालें, सिर में तेल लगाएं, पैर में तेल लगाएं, ठीक, कानों में तेल डालें। ये ऐसी चिकित्साएं हैं जो आप दिनचर्या के रूप में कर सकते हैं और बहुत सारे रोगों से बच सकते हैं। वाह। और हम लोगों ने वो चीज़ें छोड़ दी हैं। हमको एक बहुत सारे, आज जो देख रहा है सब याद करो आप कि हमने कब मालिश की थी अपनी शरीर की, शायद 10 साल 15 साल पहले, या मम्मी ने कभी डांट के तेल लगाने को बोला होगा तब किया रहा होगा। और आज की बालों डेट में में तो तो आजकल के बच्चे डालते ही नहीं है तेल। बालों में आजकल के बच्चे तेल नहीं डालते हैं जी उनको चिपचिपा लगता है। जी। और क्या है कि हम लोग अपनी सभ्यता से पीछे हट रहे हैं आधुनिकता के दौर में, तो उनको थोड़ा सा लौटो, समय सब लौट के आता है। अब आ रहा है समय लौट के, ठीक है, तो वो चीज़ें सब फिर से आएंगी। आयुर्वेद में रहिए। तो डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज आपने पंचकर्म के बारे में और आयुर्वेद चिकित्सा के बारे में बहुत अच्छी बातें बताई, और विशेष तौर पे जो आपने बहुत साधारण सी बात बताई कि हम अपनी दिनचर्या को थोड़ा सा रेगुलर करें, नियमित करें, और जो छोटी छोटी चीज़ें जैसे तेल लगाने की बात अभी आपने करी, तो ये बात सही है कि जितने हम लोगों के उम्र के जो बच्चे मतलब हम लोगों के उम्र के जो लोग हैं आज, वो जब बच्चे थे तो बाकायदा घिसाई होती थी तो आज वो नहीं है, और ये किसी न किसी तरीके से अपने शरीर को जो है वो फ़ायदा पहुंचाता था और रोगों से दूर रखता था। तो दर्शकों, ये थे डॉक्टर अमित कुमार अवधिया जी, जिन्होंने आज हमको पंचकर्म और आयुर्वेद चिकित्सा के बारे में बताया। मुझे उम्मीद है कि आपको ये एपिसोड भी हमारा अच्छा लगा होगा, और आपकी जानकारी और आपका विश्वास हमारी जो प्राचीन चिकित्सा पद्धति है आयुर्वेद, उस पर बढ़ा होगा। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डॉक्टर अमित का पूरा पता और उनका नंबर हम दे रहे हैं। यदि आपको ऐसा लग रहा है कि आपको इस चिकित्सा पद्धति में जाना है और पंचकर्म या और किसी चीज़ की आपको आवश्यकता पड़ती है आयुर्वेद को लेके, तो आप डॉक्टर अमित से संपर्क कर सकते हैं। स्वस्थ रहें, निरोगी रहें और हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, दुनिया को हंसाते रहें। समाज को स्वस्थ रखेंगे तो देश हमारा सुदृढ़ और मजबूत बना रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।